हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा आप सभी का एग्जाम गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एफएसओ यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अब इस एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म जो है वो भी फिल होने लगे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं जल्दी से इसका जो एग्जाम फॉर्म है वो फिल कर दीजिए। लास्ट डेट के लिए वेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम लास्ट डेट के लिए वेट करते रहते हैं तो सर्वर स्लो हो जाता है, या फिर अगर हम बात करें और भी कुछ टेक्निकल इशू जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी जितना हो सके तो फॉर्म फिल कीजिएगा और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप फ्री होके और एग्जाम की प्रिपरेशन में जो है वो लग जाइएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आया है और इसमें जो आयोग के द्वारा एग्जाम पैटर्न दिया गया है उस एग्जाम पैटर्न और उसके लिए जो सिलेबस डिसाइड किया गया है उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो इसके लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डिसाइड किया गया है उसमें आपको पता है कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है और फिर बाद में इंटरव्यू होने वाला है। रिटन एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो कि सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन से मतलब है कि आयोग के द्वारा बोला गया है कि मैक्सिमम एग्जाम्स जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए उनमें वो कॉमन ही रहेगा, 5 यूनिट, ठीक है, जिसके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। और एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, यानी 3 मार्क का है, और इसलिए टोटल 50 क्वेश्चन जो है आपके 150 मार्क्स के हैं। पार्ट बी जो कि सेकंड पेपर है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन है, और इसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर से जुड़े कुछ एक सिलेबस जो है वो आयोग के द्वारा दिया गया है। वो सिलेबस क्या है उसको आज हम भी डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का होगा और इस तरीके से वो 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आप अगर दोनों का टोटल करेंगे तो 450 मार्क यानी कि 450 मार्क्स का जो है वो रिटर्न रहेगा। इसके अलावा 50 मार्क्स का जो है वो आपका इंटरव्यू रहेगा। और इस तरीके से अगर हम बात करें टोटल जो है वो 500 मार्क्स में से आपका जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो आपको पता है कि इसमें माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, और इसीलिए ये एग्जाम जो है जब भी हम दें तो इस एग्जाम को देने के लिए इस चीज का विशेष ख्याल रखें कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें वो ऐसे ना करें कि जो हमें पता ना हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं ये क्वेश्चन जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा, लेकिन इनकेस अगर गलत हो गया तो उसके हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, दिक्कत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी आपको एग्जाम को लेके। इसका पार्ट सेकंड है जिसको जो हम मैंने आपको बताया कि आयोग के द्वारा एक सिलेबस डिसाइड किया गया है। आज हम उसी पार्ट सेकंड पर क्या करने वाले हैं, कुछ चर्चा करने वाले हैं। हम देखेंगे कि इसमें जो यूनिट डिसाइड की गई है उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं और उस टॉपिक को हम किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा जो है हम मार्क्स वहां पर ला सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम इसके सिलेबस पर एक बार डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पार्ट बी जो है उसमें 10 यूनिट दिए गए हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके यूनिट वाइज सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा चलिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यूनिट फर्स्ट, जिसको बोला गया है बुनियादी खाद्य विज्ञान का परिचय। ठीक है, तो बुनियादी खाद्य विज्ञान के परिचय में के अंतर्गत बोला गया है कि इसका सबसे पहला पॉइंट जो है कि भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास। देखिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है आपका वो यही बतलाता है, जो आपका नौकरी लगने के बाद काम होगा वो यही काम होगा कि किस प्रकार से भोजन को संरक्षित किया जाता है। भोजन को संरक्षित करने के लिए जो उपाय हैं, जो मानक हैं, वो मानक किस प्रकार से हैं, और ऐसी फूड कंपनी जो भोजन को संरक्षित करके और मार्केट में उसको बेचने का काम कर रही हैं, वो क्या उन सभी मानकों को पूरा कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, यही काम बेसिकली आप लोगों का रहेगा। तो इसी को लेके हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो फूड प्रिजर्वेशन है, यानी कि फूड जो खाना है, भोजन है, उस भोजन को संरक्षित करने का आखिर इतिहास क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई है और कैसे कैसे इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वो यही इसी बात के लिए है, बोला गया है भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास, यानी कि किस तरीके से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका महत्व है,
ऐतिहासिक युग में किस प्रकार से कौन कौन से वो खाद्य पदार्थ हुआ करते थे जो मानव के द्वारा उपयोग में लाए जाते थे और उनका संरक्षण कैसे किया जाता था। ठीक है, ऐसा आपको भी पता है कि शुरुआत में जो है वो मानव जो है वो कैसा था, खाद्य संग्राहक था, फूडी हुआ करता था और भोजन को इकट्ठा करने की उसकी प्रवृत्ति हुआ करती थी। लंबे समय तक वो क्या करता था, उस भोजन का उपयोग करता रहता था। तो वो आखिरकार किस तरीके से उस भोजन को संरक्षित करके और लंबे समय तक उसका उपयोग करता था, तो उसको जो हम देखेंगे वो फर्स्ट टॉपिक है और इसी को कहा गया है भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास। दोस्तों सेकंड बोला गया है पारंपरिक भोजन और उसका महत्व। ठीक है, इसके अलावा खाद्य फर्टिलाइजेशन की भूमिका, भारत में उचित भोजन की चुनौतियों के पहलू और मध्य प्रदेश के आदिवासी भोजन। ठीक है, तो ये आपके सेकंड यूनिट फर्स्ट का सेकंड बुलेट जो है उसमें दिया गया है। सबसे पहले बोला गया है पारंपरिक भोजन और उनका महत्व, यानी कि जो पारंपरिक तरीके से हमारे यहाँ पर प्रचलित भोजन है, ठीक है, सभी प्रकार की जगहों पर। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से और जलवायु के हिसाब से अलग अलग जगहों पर पारंपरिक भोजन जो है वो अलग अलग होते हैं। तो वो कौन सी जगहों पर कौन कौन से भोजन प्रचलित हैं, खाद्य पदार्थ कौन कौन से प्रचलित हैं और उनका महत्व क्या है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में उसका महत्व क्या है और कैसे वो बॉडी की नीड को जो है वो क्या करते हैं, पूरा करते हैं, तो हम उसको देखना है। दूसरा, खाद्य फर्टिलाइजेशन की भूमिका क्या है, भारत में उचित भोजन की चुनौतियों के पहलू, यानी कि हम देखते हैं कि बोला गया है कि जो एक ह्यूमन के लिए, बॉडी के लिए आवश्यक भोजन है, ठीक है, तो उस आवश्यक भोजन को जिसको हम कहते हैं संतुलित आहार, उस संतुलित आहार को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां जो है वो भारत में हमें देखने को मिलती हैं, तो हम उस पर एक बार चर्चा करेंगे। दूसरा, मध्य प्रदेश के आदिवासी भोजन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उन आदिवासी क्षेत्रों में जो भोजन प्रचलित है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ प्रचलित हैं वो कौन कौन से हैं और उनको भी हम एक बार देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके चलिए इसका छोटा सा पार्ट जो है आपको, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मतलब सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रीलिम्स की यूनिट 10 है, उस यूनिट 10 में कुछ कुछ पॉइंट्स हमें खाद्य पदार्थ से संबंधित जो देखने को मिलते हैं, जो कि आदिवासी जो है जनजाति संबंधित यूनिट है, तो उसमें भी उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा खाद्य घटक, यानी कि जो भोजन है, भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज, एंजाइम्स, रासायनिक संरचना, उनकी रासायनिक संरचना, उनका वर्गीकरण और कार्य। तो ये हम अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उन भोजन ग्रहण करते समय जो उसमें मुख्य पार्ट होते हैं, उसके घटक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और वो हमारे शरीर की कौन कौन सी जरूरत को पूरा करते हैं। ठीक है, उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उनकी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो हम इसके थर्ड बुलेट जो है उसमें देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा। चलिए, इसके अलावा बोला गया है कि मेटाबॉलिक मार्ग, पाचन और अवशोषण। ठीक है, यानी कि जो पाचन और अवशोषण से मतलब है कि जो जिस प्रकार से ये भोजन हम करेंगे तो उसकी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसी होगी, एक चीज। दूसरी चीज, डाइजेशन के अलावा जो उसका अवशोषण है वो कैसे कैसे किया जाएगा, तो उस पर हम यहां पर बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और खनिज, तो ये कैसे कैसे डाइजेस्ट होंगे और कैसे कैसे ये जिनका अवशोषण किया जाएगा, उन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा भोजन के गुण, भोजन के कौन कौन से गुण हम देखेंगे, तो भौतिक, अम्लीय, क्षारीय, बफर, रसायन और कोलाइड, तो ये जितने भी प्रकार के गुण हैं उन सभी गुणों को हम क्या करेंगे, एक बार चर्चा करेंगे। उसके भौतिक गुण को देखेंगे, उसके अम्लीय गुण को देखेंगे, उसके क्षारीय गुण को देखेंगे, इसके अलावा उसके बफर, रसायन और कोलाइड जो है, इन तमाम चीजों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे एक बार। ठीक है दोस्तों, ऐसा। तो ये जो आपका पार्ट दिया गया है वो यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। ठीक है, इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे और एक एक करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इसमें मैक्सिमम चीजें जो है आपको वो एप्लीकेशन पे मिलेंगी और कुछ चीजें जो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल जो है उस पर भी प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके तो अगर आप कुछ सिलेक्टेड चीजों को देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरी सिलेबस के एक एक पॉइंट को देखना चाहते हैं, ठीक है, और अपना एक जो है आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है, यहाँ पर अगर हम बात करें जो नोटिफिकेशन है एग्जाम में, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो फिर एक बार हमारा कोर्स जो है वो आप परचेस कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड यूनिट जो है हमारा वो है
खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, वो कौन सा है, तो उसको हम कहते हैं खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान। चलिए, तो खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान पर हम चर्चा करते हैं, जिसको हम कहते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी या खाद्य सूक्ष्म विज्ञान कौन सा है, उस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसके लिए इस यूनिट में जो बताया गया है वो हमें देखना है कि सूक्ष्म जीवों की सामान्य विशेषताएं, जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जिसमें उनका वर्गीकरण कैसे कैसे उनको कैटेगराइज, उनका क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रकार से किया गया है, उनकी आकृति विज्ञान यानी कि जो उनका एक स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है, तो उनकी आकृति विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, विकास, पोषण और प्रजनन, इसके अलावा माइक्रोबियल वृद्धि। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये यूनिट सेकंड में दिया गया है। दूसरा, खाद्य विषाक्तता और खाद्य जनित रोग, ठीक है, यानी कि फूड पॉइजनिंग क्या है, ठीक है, और इसके द्वारा जो डिसीज हैं, यानी कि इसमें जो डिसीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, खाद्य विषाक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, इसके अलावा सूक्ष्म जीवों को पता लगाने की विधियां कौन कौन सी हैं, किन विधियों के माध्यम से हम सूक्ष्म जीवों का पता लगा सकते हैं, है ना। ऐसा भोजन में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें हम किन विधियों के माध्यम से उनका आइडिया लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ऐसे करके। तो ये हमें सेकंड यूनिट में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बोला गया है कि खाद्य किण्वन, ठीक है, यानी कि फूड फॉर्मेंटेशन, तो हमें इसकी बात करना है, जिसमें बोला गया है दूध और उसके उत्पाद, ठीक है, दूध और उसके उत्पाद इसके अंतर्गत हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पार्ट भी हैं, जैसे मांस हो गया, पोल्ट्री हो गया, मछली हो गया, अनाज है, दालें हैं, तेल है, फल सब्जियां, डिब्बाबंद खाद्य, तो ये भी हमें इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इनका भोजन पदार्थों का खराब होना, ठीक है, उत्पादन और भोजन पदार्थों का खराब होना, कि इनको कैसे उत्पादित किया जाता है और किन किन परिस्थितियों में क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, कब तक इनको संरक्षित करके रखा जा सकता है, तो वो हम सारी चीजें इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों, ऐसा। इसके अलावा नेक्स्ट बोला गया है कि माइक्रोबियल तकनीकी के माध्यम से, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों के प्रकार, कितने टाइप्स होते हैं उनकी आकृति किस टाइप से उनका स्ट्रक्चर होता है, इसके अलावा कल्वर और मीडिया की तैयारी, तो ये तमाम चीजें जो है वो हम किस में देखेंगे, माइक्रोबियल टेक्निक जो है आपकी, इस माइक्रोबियल टेक्निक्स में क्या करेंगे, इसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों, ऐसा करके। तो ये जो है वो हमें आपके सेकंड यूनिट का जो सिलेबस है उसमें एक बार ये देखने को मिल जाएगा, ठीक, ऐसा। चलिए दोस्तों, इनको हम एक एक बिल्कुल बहुत अच्छे से एक बार इसको समझने का प्रयास करेंगे। I mean, आप बिल्कुल ये मान के चलें कि जब हम इनको डिस्कस करेंगे, चाहे जो भी है आपका, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जैसे अगर हम बात करें जो हमारे एप्लीकेशन रहेगा, एप्लीकेशन पर, या फिर अगर हम बात करें जो यूट्यूब चैनल रहेगा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद है हमारा यूनिट थर्ड जिसको हम कहते हैं खाद्य और पोषण, ठीक है। तो फूड और न्यूट्रिशन जो है वो हम इस पर चर्चा करेंगे। यूनिट थर्ड जिसके अंतर्गत बोला गया है खाद्य और पोषण के अंतर्गत इसके कार्य क्या है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है और सोर्स क्या है, ठीक है। तो खाद्य जो हम भोजन करते हैं, भोजन के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका कैसे कितने पार्ट्स में इसको हम क्या कर सकते हैं, बांट के देख सकते हैं, ठीक है। और स्रोत यानी कि इनके सोर्सेस क्या हैं, जो हम भोजन लेते हैं उस भोजन में जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं उसके लिए प्रॉपर सोर्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कौन से हैं, ठीक है, प्रोटीन्स के कौन से हैं, वसा के यानी फैट जो है उसके कौन से हैं, विटामिन के कौन से हैं, तो उनके सोर्स कौन कौन से हैं वो भी हम एक बार देखेंगे। इसके अलावा संतुलित आहार क्या होता है उस पर भी हम एक बार चर्चा करेंगे। संतुलित आहार से मतलब है जो हमारी दिनचर्या के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए एक जो कैसा होता है, एक आवश्यक पदार्थ होता है, आवश्यक जो भोजन होता है उसी को हम कहते हैं संतुलित आहार। ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई हार्ड वर्क करता है शारीरिक रूप से जुड़ा हुआ तो उसके लिए अलग हो सकता है, ठीक है। अगर कोई सामान्य रूप से वर्क करता है तो उसके लिए अलग हो सकता है, फीमेल्स के लिए अलग हो सकता है, ऐसे। तो हम उस टाइम पर देखेंगे कि किसके लिए संतुलित आहार की मात्रा कितनी कितनी होती है और संतुलित आहार में कौन कौन से पदार्थों को शामिल किया जाना चाहिए
और उसमें जो आवश्यक तत्व हैं उनकी मात्रा कितनी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम इसके अंतर्गत देखेंगे। इसके अलावा अनुशासित आहार भत्ते, ठीक है, वेसल ऊर्जा चयापचय, तो इसकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बोला गया है मानव पोषण की स्थिति का आकलन करने की तकनीकें, कुपोषण के कारण और निवारण, यानी कि मानव के पोषण के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं और उसके जो तकनीक है, यानी कि जो टेक्निक्स है जिनके माध्यम से हम ये आकलन करते हैं, जिनके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार कि मानव पोषण जो है कितने प्रतिशत हो रहा है, या अगर हम बात करें कि अति पोषित किसी क्षेत्र में कितने लोग हैं, ठीक है, स्वस्थ पोषित कितने लोग हैं, कुपोषित कितने लोग हैं, ऐसे करके। तो उस तरीके से जो एक इंडेक्स बनाते हैं उनकी कौन कौन सी विधियां होती हैं उसको भी हम एक बार देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऐसा बोला गया है भारत में पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो इससे संबंधित जो कि शुरुआत से लेके अभी तक भारत सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए गए हैं, जो भी उसके उनके लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं, उनको हम एक बार देखने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसको भी हम एक बार देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मैक्रो एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग जो हैं और उनकी रोकथाम, उसको भी हम एक बार देखेंगे। तो मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व दोनों की, मैक्रो और माइक्रो, यानी कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, ठीक है, खनिज हैं, इन सभी की कमी से होने वाले रोग जो हैं तो उनको भी हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। और ये आपका कौन सा है, तो यूनिट 3 जो है उसमें हमें ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा। तो चलिए, ये आपका यूनिट 3 हुआ करता था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सॉरी, यूनिट 4 पे हम चर्चा करते हैं। ओके, जस्ट मिनट, माफ कीजिएगा थोड़ा। ओके, तो यूनिट 4 पे हम चर्चा करने वाले हैं। यूनिट 4 जिसका नाम है खाद्य संरक्षण, पैकेजिंग और भंडारण। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। तो बोला गया है कि आखिरकार खाद्य संरक्षण है क्या, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। उसको कैसे, उसकी पैकेजिंग और भंडारण, कैसे उसको हम पैक्ड करेंगे और कैसे लंबे समय तक के लिए हम उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, ताकि ताकि आने वाले समय में हम क्या कर सकें, उसका उपयोग कर सकें। तो उसको हम यूनिट 4 में जो है वो जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें बोला गया है खाद्य संरक्षण क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि मूलतः वो होता क्या है, कब से कौन कौन सी चीजें उसमें चली आ रही हैं, तो उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके सिद्धांत और इसकी विधियां कौन कौन सी हैं। देखिए, इसका मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर भी डाला था, आप चाहें तो एक बार जाके वहां पर उसको भी एक बार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है आपको वहां पर भी मिल सकता है। ठीक है, ऐसा हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। खाद्य संरक्षण क्या होता है, उसके सिद्धांत और विधियां जो हैं उनको हम देखेंगे। इसके अलावा थर्मल और गैर थर्मल खाद्य संरक्षण की प्रौद्योगिकी कौन कौन सी है, यानी कि उसकी टेक्निक कौन कौन सी है, कौन सी ऐसी टेक्निक है, यानी कि फूड को कैसे थर्मल, यानी कि हम बात करें तो हाई टेम्परेचर पर उसको कैसे गर्म करके लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और गैर थर्मल यानी कि बिना जो है वो गर्म किए भी हम कैसे फूड को लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो वो हम इसमें एक बार देखने का प्रयास करेंगे। फिर खाद्य पैकेजिंग, कैसे फूड को पैक क्या किया जाता है, उसको पैक्ड किया जाता है ताकि लंबे समय तक के लिए रख सके और उसका परिवहन किया जा सके, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उसको क्या किया जा सके, भेजा जा सके। जिसमें हम देखते हैं खाद्य पैकेजिंग की अवधारणा, पैकेजिंग के प्रकार, पैकेजिंग कानून विनियम, इसके अलावा खाद्य पैकेजिंग सामग्री का मूल्यांकन, पैकेज्ड वस्तुओं के नियम। ठीक है, तो फूड पैकेजिंग क्या होती है ये देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे सरकार की तरफ से इनके लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है, ऐसे करके कानून बनाए गए हैं और नियम बनाए गए हैं, तो उसकी भी हम एक बार चर्चा करेंगे। ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है। लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए क्या हो सकता है, कौन कौन सी चीजों में वो पैक्ड किए जा सकते हैं। सॉलिड फॉर्म में है तो उनके लिए कौन कौन से नियम है, कौन कौन सी चीजों पर वो पैक्ड किए जा सकते हैं, उसकी डेट कितनी हो सकती है, कब तक हम उसको यूज कर सकते हैं, तो तमाम ऐसी चीजें जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा खाद्य पैकेजिंग और नव विकास के लिए नवीन प्रौद्योगिकियां, यानी कि वर्तमान में जो नई नई टेक्निक आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं। भोजन का भंडारण, कैसे लंबे समय तक के लिए भोजन को भंडारित करके रखा जाए। इसमें बोला गया है भंडारण की संरचनाएं, प्रचलित विधियां, पर्यावरण और संग्रहित उत्पादों के साथ इनकी अंतःक्रिया।
कहने का मतलब यह है कि जो हम भोजन को प्रिजर्व करके रखेंगे, यहाँ पर भंडारण करके रखते हैं, तो पर्यावरण के साथ उनके कौन से कॉन्ट्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, और पर्यावरण पर आने वाले समय में इस पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, तो उस पर भी हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत जो है वो चर्चा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा। और ये कौन सा है आपका, यूनिट 4 है यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यूनिट 4 के बाद आपका आता है यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 5 जो है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे ख्याल से जो है इसमें जो मैक्सिमम चीजें आपकी दी गई हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं और उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ कुछ चीजें जो है आप इसमें वहां से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपने ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़ा है तो उससे भी यहाँ पे हेल्प ली जा सकती है थोड़ा बहुत, जिसमें बोला गया है भारत में किसी की कृषि की स्थिति, आपको देखना है भारतीय कृषि प्रणाली, इस पर हमें चर्चा करना है, जिसमें भारत में कृषि की स्थिति, पारंपरिक और आधुनिक कृषि, इसकी प्रणालियां और प्रकार। इसके अलावा खेती की प्रणाली के घटक, खेती आधारित आजीविका प्रणाली, फसलें और फसल प्रणाली। ठीक है, साथ ही अच्छा ये एग्रीकल्चर वाले पार्ट में भी मिलेगा, अगर कोई एग्रीकल्चर कैंडिडेट्स हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने ये पढ़ा होगा, ये वाला पार्ट। इसके अलावा पशुधन, डेयरी, सुअर पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, बतख पालन और उसकी प्रणालियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, प्रणाली का मतलब है कि शुरुआत से लेके जब से मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया था तब से लेके और अभी तक के लिए उसकी जो टेक्निक्स चेंज होती रही है, वो हमें सारी चीजें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा बागवानी फसलें कौन कौन सी हैं, कृषि वानिकी प्रणाली क्या होती है, जल कृषि क्या होती है, बत्तख या फिर कुक्कुट या शह मछली, डेयरी शह मछली, आप समझे, जल कृषि ये भी हम देखेंगे, कृषि वानिकी प्रणाली ये भी देखेंगे, बागवानी फसलें कौन कौन सी होती हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, बत्तख, कुक्कुट और शह मछली यानी कि इनके साथ जो मछली पालन किया जाता है, डेयरी शह मछली, डेयरी के साथ जो मछली पालन किया जाता है, सुअर पालन शह मछली यानी कि सुअर पालन और शह मछली पालन जो एक साथ किया जा सकता है। ठीक है, कम मतलब दोनों की कम लागत में ऐसा करके, और एक ही जगह जो है हम दोनों का क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। तो वो कौन सी टेक्निक है और उसके लिए कौन कौन सी विधियां होंगी, उन पर हम एक साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, किसानों के लिए आजीविका घटक के रूप में मूल्य श्रृंखला और माध्यमिक उद्यमों सहित छोटे, मध्यम और बड़े उद्यम कौन कौन से हैं, तो उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा नाबार्ड क्या है, नाबार्ड कृषि से संबंधित कौन कौन सी चीजों को जारी करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, आईसीएआर यानी कृषि विश्वविद्यालय और केवीके इनके द्वारा व्यवसायिक खेती पर आधारित आजीविका के जो मॉडल हैं उस पर हम एक बार चर्चा करेंगे। इसके अलावा खेती आधारित जीविका के अवसरों को बढ़ावा देने में शामिल केंद्र और राज्य सरकार की सार्वजनिक और निजी संगठनों की जो योजनाएं हैं तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे, यानी कि जो एनजीओज और आपके प्राइवेट पार्ट जो हैं, कंपनीज हैं, उनको मिला के सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये कौन सी योजनाएं होंगी, जो आपकी कृषि से संबंधित हैं, कृषकों के आजीविका से चलाने से संबंध है, तो उस पर हम चर्चा जो है यूनिट 5 के लास्ट वाला बुलेट जो लास्ट वाला पॉइंट जो है उसके अंतर्गत यहाँ पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा। चलिए मैं सिर्फ यहाँ पर आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आपको ऐसा कुछ ना लगे, ऐसा कुछ ना जो लगे कि आखिरकार हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो मैं मोटा मोटा अभी सिर्फ आपको ये बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, इन टॉपिक्स, ये टॉपिक जो है वो किससे रिलेटेड हैं। ठीक है, और आखिरकार इन टॉपिक को जो है वो हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है दोस्तों, ऐसा। चलिए यूनिट 6 बोला गया है खाद्य सुरक्षा, उसकी गुणवत्ता नियंत्रण और स्वच्छता एवं मानक, तो उस पर हम किस पर चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा हम यूनिट 6 पे करेंगे। ठीक है, जिसमें बोला गया है कि खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा क्या होती है। अब दोस्तों इस सिलेबस में कहीं कहीं हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि कुछ पॉइंट जो है वो रिपीट किए गए हैं। ठीक है, यानी कि दोनों में एक ही चीजें हैं, अलग अलग चीजें नहीं बताई गई हैं, लेकिन चूंकि दो जगह लिख दी गई हैं इसलिए हमें कोई समस्या नहीं है, हम क्या करेंगे, आराम से उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये फूड सेफ्टी वाला पार्ट जो है ये जस्ट हमने इसके पहले यूनिट 3 में भी देखा है और वही चीज यहाँ पर फिर से दे दी गई है, यानी कि उसको यहाँ पर क्या किया गया है, रिपीट कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा, इसकी हम परिभाषा देखेंगे, भूमिका, महत्व, मानक और प्रभावित करने वाले कारक, उन पर हम एक बार चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसमें खतरे और जोखिम जो होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, खतरों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है,
इसके अलावा भौतिक, रासायनिक और जैविक खतरे कौन कौन से होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, और खतरों का प्रबंधन कैसे किया जा सके यानी उसके निपटने के कौन कौन से उपाय होते हैं उनको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये मतलब आप समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब ये है कि जब फूड प्रिजर्वेशन किया जाएगा, खाद्य संरक्षण किया जाएगा, तो उस खाद्य संरक्षण को करते समय कौन कौन से खतरे आएंगे हम उन पर चर्चा करेंगे, और उनमें हम कौन कौन से खतरों को देखेंगे तो उनके भौतिक, रासायनिक और जैविक खतरों को देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उनका प्रबंधन कैसे किया जाएगा वो भी हम एक बार यहां पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा। चलिए, इसके अलावा बोला गया है खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और साफ सफाई। आपने देखा होगा जो भी जहां पर रेस्टोरेंट रहते हैं या फिर अगर हम बात करें जो भी किचन्स वगैरह रहते हैं, जहां पर भी इस प्रकार के सामान जो बनाए जाते हैं, तो वहां पर किस प्रकार के, वहां पर स्वच्छता के कौन कौन से मानक हैं और वहां पर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कौन से वहां पर फूड बनाए जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर कैसी स्वच्छता होनी चाहिए उसका विशेष ख्याल रखना होता है। तो बोला गया है कि खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और साफ सफाई, इसका परिचय, इसके अलावा संदूषण के स्रोत और उनका नियंत्रण, अपशिष्ट निपटान, कीट और कृटक कीट नियंत्रण, इसके अलावा कार्मिक स्वच्छता, ये तमाम चीजें जो हैं वो हम इसके अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन की बुनियादी अवधारणा। ठीक है, तो बुनियादी अवधारणा जो है वो भी हम इसी के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो ये आपका कौन है, यूनिट 6 है। इसके अलावा बोला गया है इसमें FSMS 2022, इसके अलावा ISO 22000 और वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, ऐसे करके। तो इसको भी हम खाद्य एक बार देखने का प्रयास करेंगे कि वैश्विक रूप से यानी कि वर्ल्ड में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की कौन कौन सी विधियां हैं और क्या उसके मानक हैं, तो हम उसको एक बार यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका कौन सा है, यूनिट 6 है। इसके बाद है आपका यूनिट 7। ठीक है, देखिए यूनिट 7 की हम बात करें तो यूनिट 7 के अंतर्गत यहां पर बोला गया है कि इसमें है आपका एकीकृत कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी। क्या है, एकीकृत कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी। ये थोड़ा एमपी से जुड़ा हुआ है। बोला गया है मध्य प्रदेश की कृषि और पशुधन की प्रमुख विशेषताएं, तो हमें इसमें मध्य प्रदेश की कृषि से संबंधित चीजें देखना है और मध्य प्रदेश में जो पशुधन है उससे संबंधित चीजें देखना है, साथ ही उसकी विशेषताओं से संबंधित चीजें देखना है। इसके अलावा फसल उत्पादन जो कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, अनाज, फसलों में कौन कौन से अनाज, दालें, तिलहन, मिलेट्स, बागवानी फसल उत्पादन, सब्जी, फल, फूल, उन पर हम चर्चा करेंगे। मसाले, मसालों में हम देखेंगे हल्दी, अदरक, धनिया, जीरा, मेथी, अजवाइन और सौंफ। इनका उत्पादन कैसे किया जाता है और इनको कैसे प्रिजर्व करके लंबे समय तक रखा जाता है। इसके अलावा पशुपालन, पशुपालन में पशु उत्पादक जो होते हैं मुख्य रूप से बकरी पालन, कुक्कुट पालन, बतख पालन, मत्स्य पालन, जल कृषि, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी प्रणाली, स्थिरता की इसकी अवधारणा है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे आपकी यूनिट 7 में देखेंगे कि किस प्रकार से इनका पालन किया जाता है और इनके पालने के बाद जो उनके प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, उन उत्पादों को कैसे लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों कटाई उपरांत प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, जल संरक्षण एवं प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, फसल प्रबंधन और कीट प्रबंधन, ये सारी चीजों को हम कहां पर देखेंगे तो यूनिट 8 जो है आपकी, इसमें एक बार यूनिट 7 जो है इसमें हम एक बार देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों यूनिट 8 जो है वो बोला गया है पशु उत्पाद प्रसंस्करण। ठीक है, यानी कि पशुओं से जो खाद्य पदार्थ मतलब हम उपयोग करते हैं उनको कैसे लंबे समय तक संरक्षित करके रखा जाए, जिसमें मुख्यतः बोला गया है मांस। तो सबसे पहले मांस उत्पादन, मांस उत्पादन में उसका संगठन, मांस के प्रकार, बूचड़खाना, कोमलीकरण और इलाज। तो ये किस प्रकार से होने चाहिए, इनके क्या मानक होने चाहिए, उन पर हम चर्चा करेंगे। मछली और कुक्कुट प्रसंस्करण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, अंडे की भौतिक, रासायनिक और पोषण संबंधी, इसके अलावा कार्यात्मक विशेषताएं, अंडे और अंडे के उत्पादन का प्रसंस्करण, यानी कि अंडे को कैसे लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जाए और उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे उनको कैसे लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, और उनकी डेट्स क्या होती है, कब तक हम उसको रख सकते हैं, कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है, वो तमाम हम इन चीजों को यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा दूध और उनके विभिन्न प्रसंस्कृत उत्पाद और
उनका संगठन, गुण, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें हम देखते हैं, कहते हैं संद्रित, सूखे, किण्वित, क्रीम, आइसक्रीम, मक्खन, पनीर, ये तमाम चीजें हैं जो दूध से हम क्या करते हैं, जनरली जिनका फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं। इसके अलावा दूध में मिलावट और उनका आकलन। ठीक है, देखिए ये तो बड़ी समस्या होगी, आपने सुना ही होगा, निश्चित रूप से आपने सुना होगा। ठीक है, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज है जो सभी जगह उपयोग की जाती है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे तो आप भी प्रभावित रहे होंगे मिलावट वाले दूध से, है ना। तो ये कैसे, इसका आकलन कैसे किया जाता है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम इसमें एक बार देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यूनिट 9 जो है हम उसको एक बार देखेंगे, सॉरी वो हम ऐसे करने वाले हैं। चलिए, यूनिट 9 जो है हम इसको देखेंगे, जिसको बोला गया है खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी। क्या बोला गया है? खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, यानी कि फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जिसको हम पढ़ेंगे गैर थर्मल प्रौद्योगिकी। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बीच में बताया था कि कुछ कुछ पॉइंट को रिपीट किया गया है। अब यही पॉइंट हमने यूनिट 3 में देखा था, यही पॉइंट हम यूनिट किस में देख रहे हैं? 9th में देख रहे हैं। तो कुछ पॉइंट जो है वो तो रिपीटेड है, आप एक जगह पढ़ लेंगे तो दूसरी जगह मान के चलें कि आपने पढ़ा ही है वो पॉइंट। ठीक है, तो गैर थर्मल प्रौद्योगिकी, जिसमें माइक्रो निस्पंदन, उच्च दबाव प्रसंस्करण, अल्ट्रा निस्पंदन, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसके अलावा अल्ट्रा उच्च वोल्टेज विद्युत क्षेत्र, शीत प्लाज्मा का उपयोग। तो इस तरीके से जो गैर थर्मल जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा न्यूट्रासिटिकल्स और कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, इसके अलावा जंक फूड, जंक फूड भी हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, खाद्य संरक्षण की विधियां, खाद्य संरक्षण की विधियों में हम देखेंगे थर्मल प्रसंस्करण, पाश्चुरीकरण, सांद्रण, डिब्बाबंदी, निर्जलीकरण, हिमीकरण, किण्वन, विकिरण और खाद्य योजना। ठीक है, तो इसको हम खाद्य संरक्षण की जो विधियां हैं उनके हम अंतर्गत चर्चा करेंगे। अब देखिए, यही विधियां हमने कहाँ देखी? यूनिट 3 में देखी। वही विधियां उन्होंने कहाँ पर दे दी? यहाँ पर दे दी। भाई वहां पर जो खाद्य संरक्षण की विधियां बताई गई हैं वो अलग से थोड़ी ना हम पढ़ेंगे, वो भी तो हम कहाँ पढ़ेंगे, यही तो खाद्य संरक्षण की विधियां हैं जो हम वहां पर पढ़ेंगे, और उन्हीं को हम कहाँ, यहाँ पर भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा। चलिए, इसके अलावा एसेप्टिक प्रिजर्वेशन, जिसको बोला गया हर्डल टेक्नोलॉजी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेक्नोलॉजी और माइक्रोवेव प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण में नवीन थर्मल टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं ओमिक हीटिंग। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक हीटिंग, इंफ्रारेड और इंडक्शन हीटिंग, इन तमाम चीजों को जो है वो हम यूनिट 9 में एक बार देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये क्या है, इनकी मीनिंग क्या है, और इसमें तकनीकी का कैसे कैसे उपयोग किया जाता है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिट 10 है। यूनिट 10 पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, यूनिट 10 के अंतर्गत बोला गया है कि खाद्य कानून, विनियमन, प्रमाणन और विकास की योजनाएं, यानी कि खाद्य, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि फूड लॉ कौन कौन से बनाए गए हैं। ठीक है, खाद्य कानून कौन कौन से बनाए गए हैं, ठीक है, इनका विनियमन, प्रमाणन और इसकी ये योजनाएं कौन कौन सी चलाई जा रही हैं, जिसके लिए बोला गया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कानून और उनके मानक, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगहों पर कौन कौन से खाद्य कानून लागू हैं, उनके लिए क्या क्या मानक है, हम उसको एक बार देखेंगे। खाद्य नियामक व्यवस्था, उसको हम एक बार देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन और विश्व परिदृश्य CAC, ये भी एक बार इसको देखने का प्रयास करेंगे। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 जो भी उस समय बनाया गया था, तो उसको हम एक बार देखेंगे। खाद्य पदार्थों में मिलावट, इसके अलावा गलत ब्रांडिंग, सामान्य खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी के कर्तव्य और जिम्मेदारियां, क्या आपके क्या कर्तव्य होंगे, क्या जिम्मेदारियां होंगी नौकरी लगने के बाद, तो हम तमाम ये चीजें देखेंगे। इसके अलावा प्रमाणन, प्रमाणन में हम देखेंगे प्रक्रिया, लेखा परीक्षा। प्रमाणन का मतलब है जब आपको कोई जो है फूड दिया जाएगा कि यानी कि इसको हमें क्या करना है, मार्केट में लाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी, उसको कैसे प्रमाणित किया जाएगा, ऐसा, जिसमें हम देखेंगे प्रक्रिया, लेखा परीक्षा, प्रमाणन और मान्यता देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं, उनके लिए कौन कौन से नॉर्म्स बनाए गए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो जिसको हम कहते हैं BIS। इसके अलावा एगमार्क, बाट और माप अधिनियम, बाट और माप अधिनियम जो भी रहता है ना, कि जो क्वांटिटी हम देखते हैं और जो भी हम क्या देखते हैं सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में, तो उसके लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं वो।
उसके सिद्धांत, कार्यान्वयन, दस्तावेजीकरण और अभिलेखों के प्रकार, तो हम वो देखेंगे। साथ ही साथ जैविक भोजन और आनुवांशिक रूप से संशोधित भोजन, खाद्य संस्थान, खाद्य संस्थानों के अंतर्गत CFT क्या देखेंगे, CFTRI, इसके अलावा NIF, TEM, इसके अलावा ICAR, ICMR और DFRI। तो हम इस पर भी एक बार क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि इनके द्वारा कौन कौन से ये संस्थाएं क्या होती हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, इनके गठन क्या हुए, इनके गठन कब हुए थे, ठीक है, और इनके प्रमुख कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो उनको भी हम एक बार देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 यूनिट का सिलेबस था जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं यहाँ तक तो आपको चीजें ये समझ में आई होंगी। इसको हम एक एक करके टॉपिक बाइज टॉपिक एक एक वीडियो में इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, साथ ही साथ इसके MCQ भी सॉल्व करते जाएंगे ताकि आपको ये भी पता चले कि पढ़ने के बाद इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा दोस्तों इस एग्जाम में सबसे खूबसूरत बात यह है कि जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इसमें माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग होने की वजह से आपको भी पता है कि इसमें अब वो मेथड हम यूज नहीं कर सकते हैं जो MPPSC या फिर स्टेट मध्य प्रदेश में जो भी अन्य एग्जाम होते हैं उसके लिए हम करते थे। कौन सी टेक्निक, तुक्का वाली। तो दोस्तों इसमें तुक्का नहीं चलेगा। कहने का मतलब यह है अगर आप किसी क्वेश्चन को लेके तुक्के का उपयोग कर रहे हैं तो अब आपको लिए वो जोखिम भरा हो सकता है। आप वही उत्तर को टिक करके आएंगे जो आपसे बन रहा है। इनकेस आपने गलती से किसी ऐसे उत्तर को टिक कर दिया जो उसका आंसर गलत है तो ये मान के चले आपका वो नंबर तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ उसमें से क्या हो जाएगा, गलत होने वाले क्वेश्चन को माइनस भी कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा करके तो ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है इसमें। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके अंत में मैं आपको एक बार जरूर बताने का प्रयास करता हूं कि एग्जाम गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस एग्जाम से जुड़ी हुई जो भी प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को लेके एक कोर्स जो है वो हम यहाँ पर ला रहे हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। ठीक है, इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का कंप्लीट कोर्स जो है वो आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में है, यानी कि बाइलिंगुअल है, हिंदी में है और इंग्लिश में है। ठीक है, इसमें वीडियो लेक्चर तो आपको दिए ही जा रहे हैं, वीडियो लेक्चर के अलावा हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं जो दोनों फॉर्म में है। कहने का मतलब यह है कि आपको ये सॉफ्ट कॉपी में भी मिलने वाले हैं और हार्ड कॉपी में भी मिलने वाले हैं। सॉफ्ट कॉपी में हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेंगे और हार्ड कॉपी में जैसे ही आप हमारे एप्लीकेशन से कोर्स परचेस करेंगे तो हम हार्ड कॉपी जो है वो विद इन 1 वीक आपके बताए हुए एड्रेस पर आपको सेंड कर दी जाएगी, जो भी आपको 1 हफ्ते के अंतर्गत जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये देने वाले हैं। इसके अलावा थर्ड हम इसमें टेस्ट सीरीज देने वाले हैं। टेस्ट सीरीज में पहले आपके टॉपिक वाइज कोर्स जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके यूनिट वाइज क्वेश्चंस रहेंगे और फिर जो है पेपर वाइज क्वेश्चंस रहेंगे और लास्ट में अगर हम बात करें तो FLT रहेंगी। आपके लिए ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर में जो आपका टेस्ट सीरीज का महत्व इसलिए है क्योंकि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन हमें टिक करने हैं, कौन से क्वेश्चन टिक नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो हमारी आदत थी वो आदत ऐसी थी कि किसी भी एग्जाम में माइनस मार्किंग ना होने की वजह से हम 100% क्वेश्चन अटेंड करके आते थे, लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं। 100% क्वेश्चन अटेंड करके नहीं आ सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये जो हमारी आदत है उसको हमें नियंत्रित करना होगा कि ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा है कि ये सही होगा तो हम लगा के आ जाएंगे। नहीं, जब तक आप श्योर नहीं है तब तक हमें उस क्वेश्चन को टच नहीं करना है, ऐसा। और इसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये बात जो है हमें वहां पर समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज कैसी है, बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी हमने जो इस कोर्स की फीस रखी है वो मात्र 3997 जो है ये हमने इस कोर्स की फीस रखी है, लेकिन ये मान के चलें कि बहुत जल्दी ये फीस जो है वो बढ़ने वाली है, ऐसा। तो जितने लोग भी प्रिपरेशन अभी करना चाहते हैं वो मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी जो है वो आप इसको परचेस कर सकते हैं। कितने में, मात्र 399 में, और ये सभी सारी की सारी सुविधाएं जो हैं उनका लाभ आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सिर्फ हमारा स्टडी मटेरियल बस लेना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए जो फीस है वो मात्र 997 है। ठीक है, आपको ये दिया गया है और 997 में वो क्या कर सकता है, स्टडी मटेरियल अपने यहाँ पर मंगवा सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके तो ये इंफॉर्मेशन मुझे आपको बैच से संबंधित देनी थी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें कैसी होंगी, समझ में आई होंगी और आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपका कोई ऐसा डाउट लगता है, कुछ आप पूछना चाहते हैं,
तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर जो स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके तो आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसके टॉपिक के साथ, ठीक है, और उस पर हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस में जो टॉपिक है उसके साथ मिलेंगे और उस पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।